सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। हिंदुस्तान के अंदर कश्मीर पर मजालिम जारी हैं। कर्फ्यू के 203 दिन गुजर चुके हैं। इंटरनेट बंद है, तालीमी इदारे बंद हैं, मसाजिद बंद हैं और एक ऐसा जुल्म की दास्तान हो रही है कि दुनिया का सबसे बड़ा जेल मोदी ने कश्मीर को बनाया हुआ है। एक अच्छी खबर यह है कि कश्मीरी जो हैं वो किसी भी सूरत में हथियार डालने को तैयार नहीं, यानी कि आज़ादी की जंग लड़ने के लिए बेकरार हैं और पहले से ज़्यादा तैयार हैं। दूसरी जानिब इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर भी अवेयरनेस आई है कश्मीर के मामले के ऊपर। हमने देखा कांग्रेस के अंदर बात हो रही है। हम बहुत ज़्यादा अमेरिका के अंदर जो कांग्रेसमैन हैं, सैनेटर्स हैं, उनके बयान देख रहे हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस पाकिस्तान का विजिट कर रहे हैं। सारी दुनिया के अंदर बात हो रही है। बहुत ज़्यादा अखबारात के अंदर लिखा जा रहा है, सोशल मीडिया के अंदर चीज़ें आ रही हैं और मोदी का जो एक माइंड सेट है वो दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया है। लेकिन अब ब्रेक्जिट जो हुआ है, बरतानिया अलग हो रहा है यूरोप के साथ। यूरोप का एक अलग रोल होगा, बहुत अहम रोल। दुनिया का सबसे बड़ा पार्लियामेंट है यूरोप के अंदर और इस रोल को किस तरह फोकस करना है, कश्मीर के मामले को अब वहाँ पे किस तरह लेकर जाना है। क्योंकि हम समझते हैं कि जब अमेरिकन सेनेटर कोई बात कर देता है या अमेरिकन कांग्रेस के अंदर कोई बात हो जाती है या ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर कोई बात हो जाती है या OIC के अंदर कोई बात हो जाती है तो काफ़ी है। लेकिन अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट यानी कि यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर बात होना, उनके पार्लियामेंटेरियंस को फोकस करना। क्योंकि पहले तो बरतानवी जो नुमाइंदगान थे, जो कांग्रेस जो यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबर थे, वो आवाज़ उठाया करते थे। अब से वो आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। उस पर हमें किस तरह से काम करना है, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट मामला है, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो हैं वो दौरा करने वाले हैं इंडिया का। इस दौरे से क्या हासिल होगा इंडिया को और डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं। कहीं वो इलेक्शन की कैंपेन तो चलाने नहीं आ रहे क्योंकि बड़ी तादाद के अंदर इंडियंस अमेरिका के अंदर हैं और डोनाल्ड ट्रंप दोबारा इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो क्या वो सारी सूरत हाल के ऊपर की होगा। तीसरा ये कि पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी क्या है। पाकिस्तान इन तीनों चारों चीज़ों के ऊपर हम वाकई टारगेटेड हैं। हम कश्मीर वाले मामले को उसी तरह से आगे लेकर जा रहे हैं, उन्हीं तरीक़ों से जिस रफ्तार से हम आगे जाने की कोशिश कर रहे थे, उसमें कहीं कमी तो नहीं आई। इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। मेरे साथ ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। साथ ही मेरे साथ बहुत अहम मेहमान हैं, यूरोप से आए हुए हैं। मैंने इनको दावत दी स्टूडियो के अंदर। चौधरी परवेज़ इकबाल साहब बहुत एक्टिविस्ट हैं, जहाँ भी जिक्र होता है कश्मीर का वहाँ मौजूद होते हैं। आप इनको देखते होंगे टेलीविज़न के ऊपर भी, मुजाहिरों के अंदर भी। चौधरी साहब, बाद में आपसे शुरू करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपने इस प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये जो हम देख रहे हैं कि यूरोप के अंदर कश्मीर वाले मामले पर आवाज़ उठती है, लेकिन इंडियंस ज़्यादा हावी होते हैं क्योंकि वो ज़्यादा हैं तादाद के अंदर, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, लॉबिंग भी करते हैं, उनकी एडवोकेसी भी बड़ी मजबूत है। हुकूमत पाकिस्तान जो पिछली रही मुस्लिम लीग नून के दौर की, वो ज़रा डीफोकस थी कश्मीर के मामले पे। मौजूदा हुकूमत ज़्यादा फोकस है। अब ब्रेक्जिट के बाद जब बरतानिया अलग है और यूरोप का पार्लियामेंट अब अलग इंडिपेंडेंटली काम करेगा, पाकिस्तान को यूरोप में काम करने के लिए किन किन सतहों पे काम करने की ज़रूरत है। जी चौधरी साहब। थैंक यू वेरी मच फैसल साहब, आपका शुक्रिया। सबसे पहले तो ब्रेक्जिट तो हो गया, 31 जनवरी लास्ट डे था। पहले हमारे पास एक बहुत बड़ी ताकत थे जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने, क्योंकि हमें ये पता था जो वहाँ रह रहे हैं यूरोपियन पार्लियामेंट में, तकरीबन मैं 2002 से जा रहा हूँ, हमें पता था कि ये ब्रेक्जिट के बाद, लेकिन जो 26 मई 2019 को जो इलेक्शन हुआ, हमने अपनी तैयारी शुरू कर ली थी इससे पहले ही। और हमें जैसे कि यहाँ की सियासत का तो मैं बताऊँ कि मेरा पाकिस्तान की किसी सियासी जमात से कोई तल्लुक़ नहीं है। अच्छा। मुझे फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान से बड़ा मेरे पास कोई फ़ख्र नहीं है। हमने ये दरमियान में ही अपनी कोशिश शुरू कर दी, इटली से, स्पेन से, बेल्जियम से, हॉलैंड से, जर्मनी से, पुर्तगाल से, ग्रीक से, मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियन जो कि वहाँ यूरोपियन पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रहे थे, मैंने और हमारी फेडरेशन ने वहाँ उनकी इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बने। अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से 10-12 लोग जो हैं वो यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबर बन गए और उनमें एक जो हमारा सबसे बड़ा तकड़ा और हमारा यानी कि मजबूत बाजू है, उसका नाम है मासिमो कस्ट्राडो, जो कि इटली से यूरोपियन पार्लियामेंट का मेंबर है और यूरोपियन पार्लियामेंट का वाइस प्रेसिडेंट है, यंग तरीन यंग पार्लियामेंटेरियन है। और अभी इसी लास्ट ईयर 27
दिसंबर को चौधरी सरवर वहाँ गए थे, गवर्नर पंजाब जो हैं हम बहुत एक्टिव रहते हैं, बहुत एक्टिव, क्योंकि वो एक्स ब्रिटिश पार्लियामेंट के हवाले से, और ऐसे लोगों को मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ, और जो अप्रिसिएशन के काबिल नहीं है उनकी मैं मजम्मत भी करता हूँ। और वो मसीमों को हमने लाहौर लाए, पंजाब में पंजाब यूनिवर्सिटी से हमने उसको आज़ादी डॉक्टरेट की डिग्री दी, वाघा बॉर्डर पे ले गए, और वो हकीकत में अभी ये जो ब्रसल में बेल्जियम में 13 मार्च को इंटरनेशनल टेररिस्ट नरेंद्र मोदी, जिसको पाकिस्तानी या कश्मीरी इंटरनेशनल तौर पे मैंने उसका ये स्लोगन बना दिया है कि मोदी कल भी टेररिस्ट था, मुझे आज भी टेररिस्ट है। तो 13 मार्च को क्या कर रहे हैं? 13 मार्च को ये यूरोपियन पार्लियामेंट में आ रहा है। हम यूरोपियन पार्लियामेंट के यानी कि यूरोपियन पार्लियामेंट के बाहर, और हमारे कोई कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, यूरोपियन कमीशन के बाद, यूरोपियन काउंसिल के बाद, हर जगह पर हमारा एक ही स्लोगन होगा कि ये टेररिस्ट को, जो नरेंद्र मोदी टेररिस्ट इज नॉट वेलकम इन। 13 मार्च को वो मोदी जा रहे हैं यूरोपियन पार्लियामेंट में, वहाँ मुजाहरे करेंगे। मैं एक रिपोर्ट दिखाता हूँ और उसके बाद ब्रिगेडियर साहब से हमारे साथ फिरदौस शमीम नकवी साहब अपोजिशन लीडर हैं, तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, वो भी मौजूद है। लेकिन उससे पहले आप रिपोर्ट देखें, फिर ब्रिगेडियर साहब से बात करेंगे कि किस तरह से इंडिया और अमेरिका साथ चल रहे हैं, और वो जो पेशकश वाली बात है जो अमेरिका बार बार करता है कि कश्मीर के अंदर मैं सालिसी करूंगा, वो कितनी प्रैक्टिकल है। हिंदुस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है दुनिया उससे आगाह है। अब ऐसा नहीं कि कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है वो बाहर नहीं आ रहा है। इंटरनेशनल मीडिया लिख रहा है, अमेरिकन पार्लियामेंटेरियंस लिख रहे हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस बोल रहे हैं, यूरोपियन पार्लियामेंटेरियंस का जैसा कि आपने चौधरी साहब से जिक्र किया, सुना कि वो भी बहुत एक्टिव हैं। लेकिन अब ये जो अमेरिकन प्रेसिडेंट जा रहे हैं हिंदुस्तान, इसमें क्या क्या होने वाला है? ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान को क्या तवक्कुआत रखनी चाहिए? वो जो एक मामला था जिसका हम बार बार जिक्र सुनते हैं, इमरान खान साहब की जब मीटिंग होती है तो हम देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कश्मीर पे मैं सॉलिसी के लिए तैयार हूं। हिंदुस्तान के अंदर इस वाले पॉइंट के ऊपर बेचैनी देख रहे हैं आप, और वाकई क्या अमेरिका संजीदा है कि कश्मीर की बात करेगा? विजिट का ताल्लुक है, और जो उसका ये जो पहला विजिट है, तो जहाँ तक इंडिया और अमेरिका के आपस में जो मुख्तलिफ माहिदे होने हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि $5 बिलियन का उनका डिफेंस का माहिदा उनके साथ होना है, और बाकी बहुत सारे ट्रेड माहिदे हैं, क्योंकि एक यूनाइटेड नेशंस अमेरिका के जो ट्रेड डेलीगेशन है वो इंडियन मार्केट तक एक्सेस हासिल करना चाहता है, और इसके लिए उन्होंने कहा वो GSP स्टेटस जो मौजूद है उसको उसके जरिए होते हुए उनके इंडियन मार्केट तक एक्सेस जो है वो प्रॉब्लम है। तो वो तो उनका अपना चीज़ें होंगी, चलेंगी, लेकिन जो पाकिस्तान का कंसर्न इस मामले में बनता है, जो पाकिस्तान ये चाहेगा या दुनिया ये चाहेगी या कश्मीर ये चाहेगा या वो लोग जो ह्यूमन राइट्स के लिए खड़े होते हैं उनको ये चाहना चाहिए, और जो लोग एट्रोसिटीज जो कश्मीर में हो रही हैं देख रहे हैं, और चूंकि उसके यूपर डोनाल्ड ट्रंप का अपना ज़ाती रिमार्क किया आ गया है कि जी मैं इसके कश्मीर के मामले में सालिसी कराना चाहता हूँ, उसके साथ साथ जो यूनाइटेड स्टेट्स की जो कांग्रेशनल कमेटीज हैं उनके अंदर बहुत सारी प्रेजेंटेशन हो चुकी हैं रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन कश्मीर जी, और साथ साथ कुछ डेमोक्रेट रिप्रेजेंटेटिव ने और इवन रिपब्लिकन्स ने वो 745 और 731 रेजोल्यूशन पास करवाई हैं कि जी इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाई जाएं, क्योंकि वो वहाँ पे तो इंटरनेट भी नहीं है और ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो है वो आपके सामने है। तो हमारा इस चीज़ में जो पाकिस्तान लुक एट करेगा वो ये है कि जी क्या इन चीज़ों पे डोनाल्ड ट्रंप जो इतने वॉसिफरसली सालिसी की बात करते हैं, क्या वो इन इश्यूज को जाके अपना इंडिया में उठाएंगे या नहीं उठाएंगे, और क्या वो जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग हो रही है जिसके जरिए पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात खराब हैं, और उस मौके के ऊपर जबकि पाकिस्तान ने 6 कदम आगे बढ़ के अफगानिस्तान के पीस प्रोसेस के लिए अपना बिल्कुल पूरी तरह से यूनाइटेड स्टेट्स को सपोर्ट दी है, अफगानिस्तान को सपोर्ट दी है, और आज से वहाँ पे सीज फायर का आगाज हुआ है और 29 फरवरी को माहिदा साइन होना है। तो ये वो चीजें हैं जो इस खित्ते के लिए पाकिस्तान ने की है, इस खित्ते में अमन लाने के लिए। अब ये रियलाइजेशन और यूरोपियन यूनियन भी जो करारदाद पेश कर चुकी है, तो इस चीज से मुबर्रा कि वो अहमदाबाद के स्टेडियम में कितने लोग जमा होंगे, वो कहते हैं कि जी 10 मिलियन लोग जमा करेंगे। अहमदाबाद की तो आबादी 8 मिलियन है, और उस मौके पे जब वो
यानी देखिए ना रवैये, करेक्टर देखिए। मैं एक छोटी सी चीज यहाँ जरूर कहना चाहूंगा कि जो भारत का जो वो मूजी हिटलर है उसका, और वो अमिता मसोलिनी है, उनका जाती करेक्टर पे थोड़ी जाती करेक्टर सारी दुनिया में एक्सपोज हो रहा है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि अमेरिका जो है वो किस तरह मोदी हिटलर की जहनियत का जो प्रचार सारी दुनिया में चल रहा है उससे डोनाल्ड ट्रंप क्या लेंगे। कि एंगल और भी है, मैं नकवी साहब आपको गुफ्तगू में शामिल करना चाहता हूँ। ये जो मोदी का एक करैक्टर है और उसको जिस तरह से भापा पीटीआई की गवर्नमेंट ने पहले ये तय किया कि अगर मोदी जीत जाता है तो हम कश्मीर वाला मसले को सॉल्व करने की पोजीशन में आ जाएंगे, और बाद में मालूम हुआ कि उसने गियर चेंज कर लिया, कश्मीर का कुछ और ही रुख कर दिया है। और अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जब तशरीफ लाएंगे इंडिया में तो वो अपनी इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में आ रहे हैं। पाकिस्तान को, हुकूमत पाकिस्तान को, पीटीआई की गवर्नमेंट को, वजीर आजम पाकिस्तान को आप क्या समझते हैं कि क्या उम्मीदें हैं, इससे पाकिस्तान को क्या हासिल हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के विजिट से? हमें क्या हासिल होगा, हमें किस चीज के ऊपर नजर रखनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल से सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान को इस दौरे से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए, इसलिए कि मैं नहीं समझता कि कोई भी, चाहे वो इलेक्शन ईयर को तो छोड़ दीजिए, कोई भी सरबराह ममलिकत किसी मुल्क में जब दौरा करता है तो वो उस मुल्क में उस मुल्क की जाके बुराई या उस हुकूमत को बुरा कहता है। ये डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के ख़िलाफ़ है। चाहे क्लोज डोर मीटिंग में कोई भी बात की जाए, पब्लिकली वो ये बात नहीं कहेगा। ठीक है, हमने जो कुछ इस वक्त तक कोशिश की है वो ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो पाकिस्तान को कंटिन्यूसली कंडेम कर रहा था, कॉन्टीन्यूसली कह रहा था कि सारी टेररिज्म जो है उसकी जड़ जो है पाकिस्तान में है। जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है वो पेंडुलम हम दूसरी तरफ ले गए, और आज अमेरिका हमारे पीसफुल होने का और हमें जो है क्रेडिट देता है कि हम रीजन में स्टेबिलिटी लाने की फोर्सेस हैं और रीजन में हम पीस को प्रमोट कर रहे हैं। जहाँ तक कश्मीर का मामला है, कश्मीर की तमाम तर जद्दोजहद जो इस वक्त पाकिस्तान कर रहा है वो बिल्कुल उसी तरह की जंग है जो यजीद और इमाम हुसैन की थी। यजीद के पास ताकत थी, इमाम हुसैन ने उस ताकत को चिकनाचूर कर दिया मजलूमियत के ज़रिए। और यही कोशिश है कि कश्मीर अवाम की बेबसी और मजलूमियत का जितना चर्चा किया जाएगा उतना ही दुनिया के ज़मीर को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो यूरोपियन पार्लियामेंट हो, चाहे ब्रिटिश पार्लियामेंट हो, चाहे अमेरिकन कांग्रेस हो या दुनिया के और हुक्मरान हो, जितनी काविशें हम इस चीज़ में करके, और जो इसलिए कि आज दुनिया जो है वो एक ग्लोबल विलेज है और उस ग्लोबल विलेज में इंसानियत के असूल कॉमन होते जा रहे हैं और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत वाज़े और फास्ट हो गए हैं। जितना हम इनकी बर्बरियत, जुल्म और मोदी का मूजीपन दिखा सकेंगे उतना उन हुकूमतों पे प्रेशर आता जाएगा कि वो मोदी का साथ ना दे। और ये सिर्फ एक कश्मीर वाला मसला नहीं है, कश्मीर के बाद जो उन्होंने मुसलमानों के लिए कानून लेके आए हैं शरीयत का, वो उसकी एक सोच दिखाता है कि वो किस तरफ लेके जा रहा है। और मेरी समझ से बाहर है कि इतनी कसीर आबादी जो कि 20 करोड़ तकरीबन लोग हैं जो इस कानून से अफेक्ट हो रहे हैं, कि मोदी इन लोगों से कैसे डील करेगा, और वो डेमोन्स्ट्रेशन वहाँ भी होते रहेंगे। हमें इन दोनों चीज़ों को उजागर करना है। और फिर पाकिस्तान ने जो कुछ स्ट्रेटेजिकली किया है करतारपुर को खोल के जी, और उसके साथ जो हमने अपने लिए बफर भी क्रिएट किया है, सिख बरादरी के साथ जो हमदर्दी हासिल की है, वो भी एक बड़ा की फीचर है इस हमारी कश्मीर पॉलिसी को, जिसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इससे कि ये वो सारे चीज़ें हैं जिससे हम समझते हैं कि हम टैक्टिकली एंड स्ट्रैटेजिकली, बिकॉज मिलिट्री ऑप्शन इज़ द लास्ट ऑप्शन। जाहिर है डायलॉग में पाकिस्तान इस वक्त जो है स्पेस बना रहा है बिटवीन टू न्यूक्लियर स्टेट्स। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया, बहुत ज़बरदस्त बात की आपने चोई साहब। पाकिस्तान को यूरोप के मामले में अब क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, किस तरह हुकूमत पाकिस्तान एक्ट करे यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ और यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर? एक तो सबसे पहले ये है कि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी यूरोप के जिस मुल्क में रहते हैं, हमें उनको सबसे पहले पाकिस्तानी बनाना है।
क्योंकि यहाँ की जो सियासी जमातें हैं, इनके जो सियासी विंग हैं वहाँ पर, मजहबी जमातों के विंग हैं वहाँ पर, सबसे पहले तो मौजूदा गवर्नमेंट को, ये भी जैसे नकवी साहब फरमा रहे थे कि ये चीज़ें अभी ट्रंप तो मशहूर है यू टर्न लेने में, तो वो टाइम नहीं लगाएगा। अभी वो ट्रंप जो है वो अपने मोदी के पास जा रहा है। मोदी तो हमारे वजीर आज़म भी लेते हैं, देखिए कहते हैं वो अक्लमंदी का काम है। अक्लमंदी का है तो शेर अक्लमंदी से हम अपने बड़े नुकसान कर लेंगे। और अभी बात हो रही है कि कश्मीर के ऊपर मौजूदा हुकूमत ने बड़े काम किए हैं, करने चाहिए। और मैं आपके प्रोग्राम से कहता हूँ कि कश्मीर का जो मिनिस्टर है वो तो को ठीक लगा दे, जो कहीं नज़र आए। जब से 5 अगस्त हुई है, मुझे बताएं वो कश्मीर का मिनिस्टर कहाँ नज़र आया। एक बात तो ये तो यहाँ का मामला है, अच्छा इस पे होना चाहिए। दूसरा, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, हमें अपने मिशन के साथ जो हमारे कौंसलेट हैं, एम्बेसी हैं, उनको और कम्युनिटी में जो गैप है ये ख़त्म होना चाहिए। क्योंकि यूरोपियन पार्लियामेंट में जो लोग हैं वो हम उनके वोटर और सपोर्टर हैं। जब हमारे एम्बेसीज़ और कम्युनिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा गैप है, कहते हैं कि डिवाइड एंड रूल, ये ख़त्म होने चाहिए। बल्कि शाह महमूद कुरैशी साहब से 2-3 मीटिंगों में ये मैं कह भी चुका हूँ। मैं पिछले साल 30 कम्युनिटी के इश्यूज रहेंगे, ग्रुप बंदी रहेगी, ग्रुप पार्लियामेंट के अंदर कैसे जाएं? यूरोपियन पार्लियामेंट में पाकिस्तानी हुकूमत की स्ट्रेटजी क्या है? ठीक है, पाकिस्तानी कम्युनिटी में जितनी बार भी गया हूँ 500 मस्जिदें बना के बैठे हुए होते हैं कम्युनिटी के लोग। हर पार्टी की 10 मस्जिदें होती है। फैसल साहब, इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बजाय इस वक्त टाइम ये है कि कश्मीर वाले मसले के ऊपर पार्लियामेंट में अंदर कैसे जाएं? पार्लियामेंट के अंदर जाने के बड़े इजी रास्ते हैं हमारे पास। वहाँ हैं जो वहाँ लोग एक्टिव हैं, वहाँ की सियासी पार्टियों के साथ हैं, उनके साथ हमारे राब्ते बढ़ने चाहिए, सिविल सोसाइटी के साथ राब्ते बढ़ने चाहिए। अभी देखें 2 मार्च को यूरोपियन पार्लियामेंट का जो स्ट्रासबर्ग में सेशन होने जा रहा है, उसके ऊपर वोटिंग है कश्मीर के ऊपर। अभी उसके 2 मार्च को कमिंग 2 मार्च उसके ऊपर वर्किंग है, उसके ऊपर वर्किंग अल्हम्दुलिल्लाह है। और उसमें जो आपने कहा हुकूमत को क्या करना चाहिए, जो 27 मुल्कों में एम्बेसडर हैं उनको 2 मार्च तक एक ही टारगेट होना चाहिए। हमने इंडिया को यूरोपियन पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी को नंगा करना है और ये बताना है कि 5 अगस्त से इस दहशतगर्द ने इंडियन के हमारे बहन भाइयों के ऊपर जो जुल्म शुरू किया है। अभी एक और अच्छा मौका हमारे पास है, जो उसने इंडियन नेशनैलिटी एक्ट जो किया है उसके ऊपर वहाँ इंडियन भी निकल आए हैं। डायस्पोरा जो इंडियन स्टूडेंट है वो उस पर बड़े एक्टिव हैं। हमें अगर हमारा मकसद ये है इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाना कि ये दहशतगर्द का जो चेहरा है, इंटरनेशनल कम्युनिटी के बड़े इसके साथ बिजनेस की डील होगी, ट्रेड होगी, लेकिन जो सिविल सोसाइटी है कम से कम वहाँ पर ह्यूमन एक्टिविस्ट हैं। हमें वो सिविल सोसाइटी को साथ लेकर यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर सेमिनार होने चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को 13 मार्च को जब वो वहाँ जा रहा है, कम्युनिटी को अपना रोड के ऊपर नरेंद्र मोदी को नाकाम करना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।